तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है ऑफ रिवीजन सीरीज। एंड अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कर लिया, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लिया, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर लिया, और अभी हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चल रहा है। ठीक है ना। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा, और आज जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कितने परसेंटेज वेटेज हम कवर कर लेंगे रिवीजन में। अराउंड 15 मार्क्स का ये आता है और अराउंड 20 नंबर के आसपास का ये आता है। तो हमारा 35% सिलेबस जो है ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इसके बाद एक लॉजिकल रीजनिंग है जो 20 नंबर का आता है। ठीक है ना। इसका रिवीजन कराऊँ ना कराऊँ ये आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि अगर ये भी हम लोगों ने कर लिया तो हमारा 55% सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बता देना अगर आपको लगता है कि सर करा दो इसको भी रिवाइज, मैं करा दूंगा, अदरवाइज रहने दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था बेसिक्स, दूसरा पार्ट था डेटा, तीसरा पार्ट था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आखिरी पार्ट था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने बेसिक्स कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, हम लोगों ने डेटा भी कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। ठीक है ना। आज हमारा क्या रह गया है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रह गया और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। ठीक है जी, चलो शुरू करें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। तो देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो डेटा है कौन सा डेटा होगा, जहाँ पे एक वेरिएबल होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्या इंडिविजुअल सीरीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ तरीका से, इस वाले तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं। तो सिर्फ 2 टाइप की सीरीज हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? अब सुनिए, द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। एक है हिस्टोग्राम, जिसको हम एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक है ओजाइफ, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है जी। क्या होता है हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम, समझते हैं। पहली बात तो देखने में हल्का फुल्का बार डायग्राम जैसा लगता है, बट इसमें और बार डायग्राम में काफ़ी फर्क होता है। बार डायग्राम कितने टाइप के होते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसके अलावा सब डिवाइडेड एंड मल्टीपल। याद आ रहा है कुछ? सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी होता है और मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है। अच्छा, बार डायग्राम जो होता है वो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टाइम सीरीज एंड ज्योग्राफिकल डेटा हर एक के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना। डिपेंड करता है कौन सा डेटा है, उसी पर डिपेंड करता है वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ। बट हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही दिखता है। इसके वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है ना, कभी भी इसमें सब डिवाइडेड बार्स नहीं होते। ठीक है ना। और जितने भी बार्स होते हैं सब चिपके हुए होते हैं। दिख रहा है आपको? इसमें जो हमारा बार डायग्राम था उसके बार के बीच में गैप था, बट हिस्टोग्राम के बार के बीच में जो बिल्डिंग्स बन रही है लंबी लंबी, इनके बीच में गैप नहीं होता। ये फ़र्क होता है एक हिस्टोग्राम और एक बार डायग्राम में। अब इसमें जो एक्स एक्सिस होता है आपका, एक्स एक्सिस, और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आता होगा, जल्दी बताइए? क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 क्लास इंटरवल्स। यानी कि अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आपके पास कौन सा डेटा होना ज़रूरी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या आप हिस्टोग्राम बना सकते हो? आंसर इज नो। उस डिस्क्रीट सीरीज को पहले कन्वर्ट करो कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और फिर जाकर के आपका हिस्टोग्राम बन सकता है। और वाई एक्सिस पे क्या होता होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है, तभी आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आर एज फॉलोज। ठीक है ना। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है।
चलिए, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन हो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओजाइव, बार डायग्राम, तो किस पे टिक करके आओगे? हिस्टोग्राम पे। या फिर एरिया डायग्राम भी ऑप्शन में हो सकता है हिस्टोग्राम की जगह, तो किस पे टिक करके आओगे? एरिया डायग्राम। विद अ हिस्टोग्राम एन आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ वेरिएबल अंडर स्टडी कैन बी ऑब्टेन्ड। हम हिस्टोग्राम की हेल्प से जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है उसका आइडिया ले सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं एक ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लिख दूं आपका डेटा यानी कि एक्स, और यहाँ पे लिख दूं मैं फ्रीक्वेंसी। अब लेट से 5 नंबर 10 बच्चों क्या है, ठीक है ना, 10 नंबर 20 बच्चों क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, अलग अलग नंबर अलग अलग बच्चों क्या है, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। तो जब मैं इन लाइंस को जोड़ूंगा इस तरीके से, तो उसको मैं बोलता हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व में एक चीज़ और होती है, ये जो डॉट्स जोड़े गए हैं ये जोड़े जाते हैं फ्री हैंड, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, समझ आ गया? फ्री हैंड, स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ना। तो अगर एक हिस्टोग्राम है, इससे भी हम फ्रीक्वेंसी कर्व का आइडिया ले सकते हैं। मतलब क्या है, अगर मुझे इस डेटा का हिस्टोग्राम ना बना करके फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने को दिया जाता है, ये जो मेरे पास डेटा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मुझे हिस्टोग्राम ना बना करके फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना होता, तो मैं क्या करता? मुझे फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए एक एक्स चाहिए होता और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है ना। एक्स क्या होता? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 + 10/2, 10 + 20/2, इस तरीके से। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आप क्या करते बेसिकली, अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते तो एक डॉट यहाँ पे आता, 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 और एक डॉट यहाँ पे आता। जो ये डॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, ये सारे डॉट इस केस में यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। और फिर जब मैं इसको फ्री हैंड से जोड़ता इस तरीके से, ठीक है ना, अभी ठीक से हो नहीं पा रहा मुझसे, इस तरीके से, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये जो मैंने अभी लाइंस बनाई, ये जो कर्व बनाया, इसको हटा दूँ, तो हिस्टोग्राम भी तो मुझे एक आइडिया दे रहा है कि कर्व कैसा बनेगा। समझ आ रही है आप लोगों को बात? हिस्टोग्राम भी मुझे आइडिया दे रहा है कि हमारा कर्व ऐसा सा ही बनेगा। तो एक आइडिया आपको मिल सकता है कि आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा होगा यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को देख करके आप फ्रीक्वेंसी कर्व का आइडिया ले सकते हो। एंड वाइसी वर्सा भी ट्रू है, आप फ्रीक्वेंसी कर्व को देख के हिस्टोग्राम का भी आइडिया ले सकते हो कि भाई आपका हिस्टोग्राम की बिल्डिंग्स कहाँ पे ऊंची कहाँ पे छोटी बनेगी। चलिए जी, ये बात आपको समझ आ गई। फिर अ कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर आपको अलग अलग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है तो पॉसिबल होता है हिस्टोग्राम के थ्रू। दिख रहा है आप लोगों को एकदम स्ट्रेट लाइंस, लंबी लंबी बिल्डिंग्स, तो आपको पता है कि कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर 30 to 40 की रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर आए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब ये बोल सकते हो कि सर 10 to 20 के बीच में सेकंड हाईएस्ट बच्चों के नंबर आए हैं, 40 to 50 के बीच में थर्ड हाईएस्ट बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है ना। फिर 0 to 10 के बीच में फोर्थ हाईएस्ट, 20 to 30 के बीच में फिफ्थ हाईएस्ट, और सबसे कम बच्चों के नंबर है 50 to 60 के बीच में। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग क्लास इंटरवल्स का। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम द क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है तो सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। क्या बोल रहा है ये? अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो और फिर जाकर के आप क्या करो? हिस्टोग्राम बनाओ। यानी कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज का, आपको पता होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज भी दो टाइप की होती है, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव कैसी होती है? 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, इस तरीके की। यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट होता है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट होता है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट होता है। बट एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? अब इसमें क्या है, वो जो दो नंबर्स यहाँ पे डिफरेंट थे वही दो नंबर्स यहाँ पे सेम हैं। दिख रहा है आपको? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब आपको हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो बताओ ये वाली सीरीज का यूज़ करें या ये वाली सीरीज का यूज़ करें? एक्सक्लूसिव का ही यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूसिव का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ? ठीक है, अगर हम इंक्लूसिव सीरीज़ का यूज़ करने लग गए तो हमारे जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी इनके बीच में गैप आ जाएगा, और हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं आना होता।
ठीक है ना। तो अगर ये 10 है और फिर ये 11 है, तो अगर मैं 10 पे ख़त्म करूंगा और 11 से शुरू करूंगा तो अगली बिल्डिंग थोड़ा हट करके बनेगी, चिपकी हुई नहीं बनेगी। और हिस्टोग्राम ऐसे बनते नहीं है, हिस्टोग्राम में सारी बिल्डिंग्स चिपकी हुई होनी चाहिए, इसलिए हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को इसने ऐसे नहीं लिखा, इस चीज़ को क्या बोला कि क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करो और फिर जाकर के आप हिस्टोग्राम बनाओ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1 और 10 ये क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। 1 लोअर क्लास लिमिट, 10 अपर क्लास लिमिट। 11 और 20 क्या है, ये भी क्लास लिमिट है। 21 टू 30, 31 टू 40 ये सब क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। जितनी भी क्लास लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पर है इनको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, LCL, और जितनी भी राइट हैंड साइड पर है इनको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। लिमिट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जनरली तब यूज़ करते हैं जब इंक्लूसिव सीरीज हो। बट दूसरी तरफ अगर 0, 10, 20, 30 की बात की जाए तो ये क्या है, क्लास बाउंड्रीज हैं। और ये सारी की सारी क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। और ये सारी की सारी क्या है, अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क है, लिमिट वर्ड यूज़ किया जाता है जनरली इंक्लूसिव के लिए और बाउंड्री वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सक्लूसिव के लिए। तो यहाँ पर इसने इस तरीके से लिखा है, टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज, यानी कि इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करो और फिर जाकर के आप हिस्टोग्राम बनाओ। अब ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो 2D मूवी होती है, 3D मूवी होती है। क्या फ़र्क होता है 2D और 3D में, बताइए। 2D मूवी और 3D मूवी में क्या फ़र्क होता है। देखो 2D मूवी पे तो सामने एक स्क्रीन होती है हॉल के अंदर, स्क्रीन पर सब चल रहा होता है, आपको पता होता है कि भाई स्क्रीन पे ही चल रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है, ठीक है ना। बट जब 3D मूवी देखने जाते हो तो स्क्रीन पे तो चल ही रहा होता है, प्लस ऐसा भी लगता है कि चीज़ें निकल निकल करके आपके फेस की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। अब 2D डायग्राम क्या होगा, जो सिंपल एक ग्राफ पे बन जाएगा। यहाँ पे क्या एक ग्राफ है, प्लेन है, उसके ऊपर वो डायग्राम बन गया। बट 3D डायग्राम क्या होता है, वो एक ऐसा डायग्राम होता है जो ऐसा लगता है बाहर निकल करके भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक स्क्वायर में और एक क्यूब में क्या फ़र्क होता है, अब ये तो आपको लग रहा है कि हाँ एक प्लेन है उस पर बना हुआ है, बट अगर ये ठीक से बनाया जाए शेडोज दे करके तो आपको ऐसा भी लगेगा कि बाहर निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें प्रॉपर शेडोज वगैरह दी जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी शेडोज दी जाए तो आपको लग सकता है कि बाहर निकल करके आ रहा है। तो आप क्या करना, सर्च करना गूगल पे 2D पेंटिंग्स, 3D पेंटिंग्स। तो जो 3D पेंटिंग्स होंगी ना आपको ऐसा लगेगा कि वो निकल करके आ रही हैं बाहर, और 2D पेंटिंग्स ऐसा लगेगा एक पेपर पे है। तो हिस्टोग्राम कौन सा डायग्राम होता है, 2D या 3D, 2D डायग्राम होता है। हिस्टोग्राम देख करके ऐसा नहीं लगता कि कुछ निकल करके फेस पर आ रहा है। चलिए, नोट, क्लास इंटरवल शुड बी। अच्छा एक और चीज़ समझ लो, 2D डायग्राम में जब भी 2D डायग्राम होता है उसमें 2 एक्सिस का यूज़ होता है, एक्स और वाई एक्सिस का, और 3D डायग्राम्स में 3 एक्सिस का यूज़ होता है, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का। चलिए, क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेटेड। क्या बोल रहे हैं कि क्लास इंटरवल सेम होने चाहिए, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हैं तो उनको पहले आप इक्वल में कन्वर्ट करो। यानी कि अगर आपका क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, तो आपने क्या देखा कि 0 to 10, 10 to 20 ये सब तो भाई 10-10 के गैप पर थे, फिर 20 to 40 आ गया जिसमें 20 का गैप आ गया, फिर 40 to 50 आ गया जिसमें अगेन 10 का गैप है। तो 20 to 40 वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है पड़ेगा, 20 to 30 एंड 30 to 40। और उनकी फ्रीक्वेंसी भी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रही होगी, जैसे 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी लेट से 50 थी, तो आप 20 to 30 की 25 कर दोगे और 30 to 40 की भी 25 कर दोगे। यानी अगर आपने क्लास इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और जो मैंने आपको बताया एकदम सिंपल तरीके से समझाया कि भाई जितने पार्ट में आप क्लास इंटरवल को डिवाइड कर रहे हो उतने ही पार्ट में आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो। उसी चीज़ को ग्राफिकली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड करना आप लोग।
चलिए सुनो भाई सुनो, बात ही नहीं करनी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, वो एकदम सिंपल तरीके से बताया, बट वो इस फॉर्मूले से भी सेम आंसर आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, तो करने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार डायग्राम और एक हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। जो स्पेस होता है बार्स के बीच में, लंबी लंबी जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनके बीच में गैप हिस्टोग्राम में नहीं होता, बट बार डायग्राम में होता है। मोड अगर निकालना हो, मोड मीन मीडियन मोड का मोड निकालना हो, तो हिस्टोग्राम से तो निकल जाता है, बट बार डायग्राम से नहीं निकलता। वेरिएबल जो है वेरिएबल, ठीक है ना, आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज होगी या कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, दोनों से ही बार डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, बार डायग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस ही हो, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है उसे भी आप बार डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज का भी बार डायग्राम बनाया जा सकता है। फिर जो विड्थ होती है, विड्थ चौड़ाई, बार्स की चौड़ाई, ठीक है ना, वो जो बिल्डिंग्स की चौड़ाई है, वो हिस्टोग्राम में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट बार डायग्राम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखो बार डायग्राम में क्या है, जैसे कि अगर आपको एक बार डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, आपको दिखाना है कि टमेटोज, पोटैटोज, अनियंस की कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन इन टन्स, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको दिखाने के लिए बार पतला भी बना सकते हो, ठीक है ना, और इसको दिखाने के लिए आप बार जो है वो मोटा भी बना सकते थे और बहुत पतला भी बना सकते थे। यानी बार की जो विड्थ है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर रही, मोटा बनाओ पतला बनाओ कैसा भी बनाओ। बट जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो बार की विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं, 0 to 10, 10 to 20। अगर आपने पतला बनाया तो वो कम क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटा बनाया तो वो ज़्यादा क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो उनकी जो विड्थ है वो सोच समझ के हमें बनानी चाहिए। चलिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं तो कैसे बनता है, ये तो हो गया आपका बार डायग्राम। इसके बीच में आपको दिख रहा है बिल्डिंग्स के बीच में गैप है, यहाँ पर देखो ये गैप आ गया, यहाँ पे देखो गैप आ गया, ठीक है ना। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। अब मैं दोबारा एक हिस्टोग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ। ये एक हिस्टोग्राम है। अब अगर मुझे मोड निकालना है हिस्टोग्राम से, तो मोड पता है कैसे निकलता है, याद है आप लोगों को? एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ, ये समझ आ रहा है? ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसके दोनों कोने पकड़ लो, दोनों कॉर्नर्स पकड़ लो, और इसके बाजू वाली बिल्डिंग के जो कॉर्नर्स हैं उनसे मैच करो। जैसे ये वाली बिल्डिंग है, इसका कॉर्नर ये आ गया, और इस वाली बिल्डिंग का कॉर्नर ये आ गया, ठीक है ना। तो इन कॉर्नर्स को, जब सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसके कॉर्नर्स को इन दो कॉर्नर से मैच करो, और ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी 100%, कहीं ना कहीं 100% इंटरसेक्ट करेंगी। अब जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से एक नीचे एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन खींचो, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी आपकी कोई ना कोई, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका क्लास इंटरवल 0 to 10 है, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, तो आपको पता चल जाएगा कि 26 के आसपास कुछ ना कुछ मोड आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? 26 के आसपास कुछ ना कुछ मोड आ जाएगा, क्योंकि 25 होता तो एग्जैक्टली बीच में होता है, बट ये लाइन एग्जैक्ट बीच में नहीं है इस बार के, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को है। तो यानी कि 26 से 27 के आसपास आपका मोड हो गया, आपको पता चल चुका है। इस तरीके से मोड निकाला जाता है हिस्टोग्राम का यूज़ करके। तो ये तो हो गई मोड की बात। अब अगली बात सुनो मेरी, ये तो मोड निकालने की बात हो गई। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो जितने भी आपके रेक्टेंगल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स पर आपको डॉट्स बनाने हैं। तो ये रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। मिड पॉइंट कहाँ पर? एकदम सबसे ऊपर, इनकी जो सबसे छत होती है इन बिल्डिंग्स की, उन छत पर आपको मिड पॉइंट्स बनाने हैं, यानी छत के बीचम बीच बन गए। अब आपको क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, अगर इन मिड पॉइंट्स को मैं एक फ्री हैंड से ज्वाइन करता तो क्या बन जाता? फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता। याद है आप लोगों को? थोड़ी देर पहले बताया था। बट अगर मैं इनको एकदम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
अब ये जो लाल कलर का आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में किस चीज का फर्क है? फ्री हैंड का, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर आप फ्री हैंड का यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर आप स्ट्रेट लाइन का यूज करते हो, बाकी दोनों चीज सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको समझ आ गया। अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि एरिया जो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का और एरिया जो होता है हिस्टोग्राम का, ये सेम होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्या हिस्टोग्राम का पार्ट है? क्या हिस्टोग्राम का पार्ट है? नहीं। क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है? हाँ। क्या ये वाला एरिया हिस्टोग्राम का पार्ट है? यस। बट क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है? नो। समझ आ रहा है आपको ये बात? ये जो एरिया है, क्या ये हिस्टोग्राम का पार्ट है? हाँ। बट क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है? आंसर इज नो। ये जो एरिया है, क्या ये हिस्टोग्राम का पार्ट है? आंसर इज नो। क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है? आंसर इज यस। तो होता क्या है कि हर जितने भी आपको ये ट्रायंगल्स दिखते हैं, जितने भी आपको ये ट्रायंगल्स दिखते हैं, ठीक है ना, कुछ हिस्टोग्राम के पार्ट होते हैं, कुछ पॉलीगॉन के पार्ट होते हैं, बट कोई भी एरिया दोनों का पार्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से होता क्या है, एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं और जो एरिया रहता है वो सेम रहता है हिस्टोग्राम का और पॉलीगॉन का। तो ये याद रखना आप, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू ऑप्शन ए बार डायग्राम, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑप्शन डी ओजाइव। इस तरीके से ऑप्शंस होंगे, तो आपको टिक क्या करके आना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है जी। अगला क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर वी ऑल्सो अप्लाई इट फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन्स द सेम। A frequency curve can be regarded as limiting form of frequency polygon and histogram। ये आपको याद रखना है, लर्न कर लो इस चीज़ को। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट लर्न कर लो कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। ये लर्न करना है आप लोगों को। अगला, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर वी ऑल्सो अप्लाई इट फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन द सेम। क्या बोल रही है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, यानी कि एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के लिए यूज होता है। बट अगर आप चाहो तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हो। बट आपके पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सेम होने चाहिए, जो उनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। क्यों? अगर आपके पास क्लास विड्थ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो आप क्या करोगे? इनके मिड वैल्यूज निकाल लोगे, जो कि 5, 15, 25, 35, 45 आएंगी, और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज देखोगे और ग्राफ पे पॉइंट्स बना दोगे। उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। कोई दिक्कत है? बट अगर आपके पास जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल हो जाता, एक हो जाता 20 to 40, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने में दिक्कत होती है आप लोगों को। इस केस में क्या करना पड़ता है आप लोगों को? पहले तो इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ता, और फिर जाकर के मिड वैल्यू निकाल करके फिर जाकर के आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते थे। चलिए अगला, टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये जो एक्सप्लेन किया था ना, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। A frequency polygon can be obtained by starting with a histogram and adding the mid points of the upper side of the rectangle successively and then completing the figure by joining the two ends as before। तो ये जो नोट है इसके अंदर बेसिकली क्रक्स लिख दिया मैंने। ये जो टेक्निकल पॉइंट था इसका क्रक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्रक्स यानी कि छोटे विस्तार में इसको यहाँ पे समझा दिया मैंने कि भाई जो हिस्टोग्राम होते हैं इनकी मिड वैल्यूज, मिड पॉइंट्स निकालो, इन सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। ये नोट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन होता है। और अब आता है हमारा आखिरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या नाम है इसका? ओजाइव। एक और नाम है इसका क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना, ग्राफ। ओजाइव क्या होता है? ओजाइव बेसिकली पहले तो ये समझ लो दो तरीके से बन सकता है, एक मोर देन ओजाइव, एक लेस देन ओजाइव। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि ओजाइव यूज करके आप मीडियन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मीडियन। अब ओजाइव जो होता है ये बनता कैसे है? तो लेट से यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई 5 नंबर क्लास में 10 बच्चों के
ठीक है ना। 8 नंबर 12 बच्चों के आए, 15 नंबर 20 बच्चों के आए, 18 नंबर 15 बच्चों के आए और 20 नंबर 10 बच्चों के आए। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 10 के आगे तो 10 लिखूंगा, फिर 12 के आगे क्या लिखूंगा, 10 + 12 22, 20 के आगे क्या लिखूंगा, 22, 20 के आगे क्या लिखूंगा, 22 + 20 42, 15 के आगे क्या लिखूंगा, 42 + 15 57, और 10 के आगे क्या लिखूंगा, 57 + 10 67। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 10 के आगे तो 10 लिख दिया, 12 के आगे 10 + 12 लिख दिया, 20 के आगे 10 + 12 + 20 लिख दिया, 15 के आगे 10 + 12 + 20 + 15 लिख दिया, और 10 के आगे 10 + 12 + 20 + 15 + 10 लिख दिया। ठीक है ना, वही चीज़ कर रहा था यहाँ पर मैं, और कुछ नहीं किया मैंने इसके अलावा। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली है, आप लोग मुझे बताने की कोशिश करो, ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो, अगर मैं बोलूं कि 5 या 5 से ज़्यादा नंबर 10 बच्चों के आए हैं तो ये बात सही है या गलत है? 5 या 5 से ज़्यादा नंबर 10 बच्चों के आए हैं, ये बात सही है या गलत है? गलत है भाई। 5 नंबर 10 बच्चों के आए हैं और 5 या 5 से ज़्यादा नंबर 67 बच्चों के आए हैं, 10 बच्चों के नहीं आए। तो यहाँ पे क्या बोलना सही है कि 5 या 5 से कम नंबर 10 बच्चों के आए हैं। 8 या 8 से कम नंबर 22 बच्चों के हैं, बताओ सही है या गलत है? 8 नंबर कितने बच्चों के हैं? 12। तो अगर मैं बोलूँ 8 या 8 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं तो क्या बोलूँगा, 12 + 10 यानी कि 22। 15 या 15 से कम नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 20 + 12 + 10 यानी कि 42। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल या इससे कम, यानी कि क्या हो गई, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है। फिर 18 या 18 से कम, ठीक है ना, पर 20 या 20 से कम, तो क्या हो गई, कम बोल रहा हूँ ना मैं, कम, तो ये क्या हो गई, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर मुझे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि बताओ 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर, 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो क्या होगा, 5 से ज़्यादा बोला मैंने। मैंने 5 से ज़्यादा बोला, 5 नंबर कितने बच्चों के हैं, 10, तो 5 से ज़्यादा कितने के होंगे, 67 - 10। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 67 हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से मुझे बताइए 8 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 67 - 22 कितना आ जाएगा, 45। यानी कि मैंने क्या किया, एक तरीके से 57 - 12। अब 45 - 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। फिर 25 - 15 करूंगा तो 10, और 10 - 10 करूंगा तो 0। तो 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर है, किसी के भी नहीं है। 18 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर है, 10 बच्चों के। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ रही है क्या, कि अगर मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करता हूँ तो आंसर हमेशा कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर आएगा, हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन एडेड अप इज इक्वल टू। तो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट टोटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड डबल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस तरीके से। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता, पूछ के लिया भैया, आ रही बात समझ। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाए, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाए तो हमेशा किसके बराबर होंगी, टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगी। बात समझ आ गई आप लोगों को ये। चलिए, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ को हम बोलते हैं ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इन फ्रीक्वेंसीज का मैं ग्राफ बनाता हूँ तो दो तरीके के ग्राफ बनेंगे। यहाँ पर तो मैं क्या प्लॉट करूँगा, वेरिएबल, मेरा वेरिएबल कितना कितना है, 5, 8, 15, 5, 8, 15, 18 और 20।
ठीक है ना। यहाँ पे भी प्लॉट कर देता हूँ, 5, 8, 15, 18 और 20, 5, 8, 15, 18 और 20। और इस एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूँगा, फ्रीक्वेंसी। मुझे बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 67 है, तो मैं 10-10 का गैप लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो मैं एक तो x यूज़ करूंगा और एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करूंगा। तो 5 के आगे क्या लिखा है, 10, तो 5 एरा और 10 एरा, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर 8 के आगे क्या लिखा है, 22, तो 8 एरा और 22 20 के जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, ठीक है ना। फिर 15 के आगे क्या लिखा है, 42, 15 के आगे क्या लिखा है, 42, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है ना। ग्राफ का यूज़ करके तो एकदम बढ़िया तरीके से बनता है, अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। 18 के आगे क्या लिखा है, 57, तो 18 एरा और 57 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर आखिरी बताओ 20 के क्या लिखा है, 67, तो 20 एरा और 67 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब जब मैं इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा सा बनेगा कुछ। तो मुझे एक बात बताइए, जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है, ये अपवर्ड मूविंग होता है, डाउनवर्ड मूविंग होता है, अपवर्ड मूविंग होता है, ठीक है ना। तो बच्चों को क्या लिखा है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है तो नीचे को जा रहा होगा, लेस लिखा है लेस यानी कि नीचे को जा रहा होगा, बट होता उल्टा है, होता क्या, ये अपवर्ड मूविंग होता है। और इसी तरीके से जब मैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो 5 के आगे क्या मार्क करूंगा, 57, 5 के आगे क्या मार्क करूंगा, 57। और फिर जब मैं इसके पॉइंट्स मार्क करूंगा तो ये पॉइंट्स आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ इसका स्लोप बनेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि देखो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसको इसी वाले के अंदर बना देता हूँ, इस तरीके से, ऐसे बना देता हूँ। अब जहाँ पर ये मोर देन एंड लेस देन ओजाइव इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बताओ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ x एक्सिस की तरफ एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आती है, वो मीडियन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे मीडियन निकालना है इस डेटा का नॉर्मल तरीके से तो निकाल पाओगे? नॉर्मल तरीके से कैसे निकलता है, याद है आपको? क्या है ये, डिस्क्रीट सीरीज है। क्या करेंगे, पहला स्टेप अरेंज डेटा इन ऑर्डर, पहले से हो रखा है। दूसरा फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी निकल रखी है, ये निकाल दी मैंने। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, फाइंड n+1/2। तो बताओ 67 + 1, 68/2 कितना आएगा, 34। अगला स्टेप क्या होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना होता है कि 34 या उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 42। और इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होता है, मीडियन। कितना आ रहा है, 15। देखो मैंने बहुत ही घटिया सा ये बनाया था, बट ये भी 15 आ रहा था, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, 15 के आसपास आ रहा था, जबकि मैंने एकदम घटिया सा डायग्राम बनाया। तो ये इसी तरीके से निकल करके आ जाता है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ठीक है जी। देखो ये 15 के सारे समझ आ गए ना, 15 पे इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे। चलिए जी, तो बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री एंड देयर आफ्टर जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट वी गेट ओजाइव। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओजाइव, लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव एंड मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव। प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिव्स लेस देन ओजाइव एंड प्लॉटिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिव्स मोर देन ओजाइव, ठीक है ना। ओजाइव में बी कंसिडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीडियन क्वार्टाइल्स ग्राफिकली। आप क्वार्टाइल्स भी निकाल सकते हो ओजाइव का यूज़ करके, ठीक है ना। क्वार्टाइल्स निकालने तो क्वार्टाइल्स भी निकाल सकते हो। क्वार्टाइल्स क्या, आप डिकाइल्स और परसेंटाइल भी निकाल सकते हो। ये मैंने आपको पढ़ाया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि आप ओजाइव का यूज़ करके अदर पार्टिशनल वैल्यूज एंड मीडियन निकाल सकते हो आराम से। अगला, इफ a perpendicular is drawn from the point of intersection of two ogive on the horizontal axis, then the x value on this point gives us the value of median, the second or the middle quartile। तो इसने वही एग्जैक्टली सेम चीज़ बोला कि जब ये दोनों ओजाइव इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस की तरफ लाइन खींचो तो जो भी एक्स की वैल्यू होती है इसको मीडियन बोलते हैं, या सेकंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, मिडिल क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल एक ही वैल्यू होती है।
ओजाई फर्दर कैन बी पुट इनटू यूज फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस निकालनी है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस देखनी है, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो आप आंसर क्या टिक करके आओगे? ओजाई। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कैसे निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस, बताने की कोशिश करो। लेट से नीचे जो लिखा है ये प्रोडक्शन लिखा है फैक्ट्री का, प्रोडक्शन 20 टन, 40 टन, 60 टन, 80 टन, ठीक है ना, 90 टन, इस तरीके से। और ये आपका क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। अगर मैं इस कर्व को आगे तक स्ट्रेच करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा सा हो रहा होगा। अब इसके अगर आप एक लाइन खींचोगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक लाइन खींचोगे यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कि 90 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ से चेक कर लेना, 45 होगी। आपको क्या दिख रहा है कि भाई 80 या फिर 80 भी नहीं, यहाँ पे 80 और 60 के बीच में 70 आएगा। 70 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 है। और 90 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45 है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5। तो आपको पता चल चुका है क्या कि भाई आपका जो 90 टन्स है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 5 रहेगी। आ गया आपको बात समझ? तो आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस निकाल सकते हो उसका यूज़ करके, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस। चलिए आइए आगे समझो। टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक होती है लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा एक ऊपर की तरफ मूविंग होती है और मोर देन डिक्रीजिंग हो जाए होता है। असेंडिंग फ्रीक्वेंसी, डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ आई आप लोगों को? मुझे एक बात बताइए, 10, 22, 42, 57, 67 असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? असेंडिंग है, छोटे से बड़ा। और 57, 45, 25, 10 और 0 क्या है? डिसेंडिंग है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी असेंडिंग होती है और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग होती है। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, असेंडिंग फ्रीक्वेंसी, डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी। इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक आ सकता है उसमें इंक्रीजिंग हो जाए होता है या डिक्रीजिंग हो जाए होता है, एनी ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या टिक करके आना है कि भाई लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग हो जाए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग हो जाए होता है, असेंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, और एक आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक कराना कि भाई तीनों चीज़ सही लिखी है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी उसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम के लिए। चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आखिरी लेग ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना, हमारा आखिरी लेग ऑफ द चैप्टर। और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री क्या होती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो समझते हैं मीनिंग, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एनी आइडिया, एनी गेसेस, कोई बताना चाहेगा? हाँ भाई, काजल, श्रुति, सोनू, समझ आ रही है चीज़ें? बताओ भाई। प्रभात, पढ़ाई कर रहे हो तुम? नहीं कर रहे? बताओ फिर। अखिल, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। अभी टेस्ट भी डिस्कस करूँगा आज मैं। वैसे आज बच्चे कम आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में करूँ। सब होंगे तो अच्छा भी लगेगा, समझ आएगा सबको क्या गलतियाँ करी है सबने। अच्छा, किसी का भी पेपर नहीं था, सबने बहुत गलतियाँ करी हैं भर भर के। चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटा समझने की कोशिश करो है क्या। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कोई भी वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर 5 नंबर 5 बच्चों के हैं तो मैं x वेरिएबल 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है। बट अगर 5 नंबर 10 बच्चों के हैं तो x तो हो गया 5, वेरिएबल हो गया 5, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हर वेरिएबल की कुछ फ्रीक्वेंसी हो सकती है अगर वो डिस्क्रीट डेटा या कॉन्टिन्यूस डेटा है।
इंडिविजुअल डेटा की कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इंडिविजुअल डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ भी नहीं करते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो ही टाइप के डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा, क्योंकि इन दोनों टाइप के डेटा में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल याद आ रहा है कुछ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? उस टेबल के अंदर वेरिएबल होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है और एक टेबल फॉर्मेट में होती है, उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि हर वेरिएबल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली इन असेंडिंग ऑर्डर relating to a measurable characteristic according to individual value or a group of values or a characteristics under study। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी होती है एक वेरिएबल की। अब वो जो वेरिएबल है वो इंडिविजुअल वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि 5, 10, 15, 20 ये भी हो सकता है, और वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ भी हो सकती है, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भी हो सकता है। यानी कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्क्रीट डेटा की भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस डेटा की भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी टू अ नंबर ऑफ क्लासेस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल टेबल है जो क्या करती है फ्रीक्वेंसी को, टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप की होती हैं। अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है और उसकी आपने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास कौन सा डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने लिखी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। व्हेन tabulation is done in respect of a discrete random variable, it is known as discrete or ungrouped simple frequency distribution। तो आपको याद रखना है कि discrete frequency distribution, ungrouped frequency distribution और simple frequency distribution तीनों एक ही चीज़ होती हैं। यानी कि अगर आपके पास एक discrete डेटा है, discrete सीरीज है, क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड में क्या होगा बताइए, इफ द कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अगर आपका जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सच क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस पूरी टेबल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। इन दिस केस टैबुलेशन इज डन नॉट अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू। जब हम टेबल बनाते हो ना, हम सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट टेबल नहीं बनाते, हम 5 के अगेंस्ट टेबल नहीं बनाएंगे। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है। हम 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी ग्रुप के अगेंस्ट हम इट इज, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, टैबुलेशन इज डन नॉट अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू एज इन अ केस ऑफ एट्रीब्यूट और अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो क्या बोला गया कि एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट टेबल नहीं बनाते, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज के अगेंस्ट टेबल बनाते हो। ग्रुप ऑफ वैल्यूज यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली सिंपल भाषा में कि जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है आपका, डिस्क्रीट सीरीज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात। ये तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं और थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, बट सिंपल भाषा में क्या होता है वो मैं आपको समझा दिया। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है, समझ आ गया आपको लोगों को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है वो दो टाइप की होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसमें हमेशा क्या होगा, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 इस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला नंबर आ रहा है, जब भी हम कोई क्लास इंटरवल को रीड कर रहे हैं तो जो पहला नंबर है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो उस क्लास इंटरवल में सबसे बड़ा नंबर है उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। जैसे कि अगर मैं क्लास इंटरवल बनाऊँ 0 to 10, 11 to 20, तो ये जो पहला नंबर है इस क्लास इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। 1 to 10 के एक क्लास इंटरवल है, 10 to 20 के दूसरा क्लास इंटरवल है। तो हर क्लास इंटरवल में एक छोटा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है। छोटे नंबर को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और बड़े नंबर को हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है ना। वहीं अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होती, कॉन्टिन्यूस सीरीज की भी कौन सी वाली, एक्सक्लूसिव वाली। और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में फ़र्क किस चीज़ का होता है कि भाई ये जो दो नंबर्स होते हैं, यानी पहले क्लास इंटरवल का बड़ा नंबर और दूसरे क्लास इंटरवल का छोटा नंबर, अगर ये अनइक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज है। बट अगर पहले क्लास इंटरवल का बड़ा नंबर और दूसरे क्लास इंटरवल का छोटा नंबर इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज है।
एक्सक्लूसिव सीरीज में ये 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, यानी जितने भी क्लास इंटरवल के छोटे वाले नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री। और जितने भी हर क्लास इंटरवल के जो भी बड़े वाले नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अपर क्लास बाउंड्री। तो क्या फ़र्क आया, यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है, और यहाँ पर ये क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है और ये क्या है, अपर क्लास बाउंड्री है। यानी LCL और यहाँ पे LCB, यहाँ पे UCL और यहाँ पे UCB, ये फ़र्क है। बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो देखो क्लास लिमिट आर द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू अ क्लास इंटरवल में कंटेन। द मिनिमम वैल्यू इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज अपर क्लास लिमिट। बात समझ आ गई हम लोगों को। क्लास बाउंड्री के बारे में पढ़ो। क्लास बाउंड्रीज आर डिफाइंड एज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल फॉर ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन दैट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, ठीक है ना। तो आपको पता है एक्सक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव क्यों बोला जाता है, बताइए। अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, वो यहाँ पर हाथ खड़ा करेगा या यहाँ पे हाथ खड़ा करेगा, इसमें हाथ खड़ा करेगा, यानी कि जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, अपर बाउंड्री जो होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है हर क्लास इंटरवल के अंदर। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। क्या, फॉर ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन दैट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, ठीक है ना। However, for non-overlapping or mutually inclusive classification that includes both the class limit, which are usually for a discrete variate। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, समझने की कोशिश करना। पहली चीज़, आपकी जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको हम नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, पहली चीज़। आपकी जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर पता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो वेरिएट है वो डिस्क्रीट है, तो आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, सॉरी, अगर आपको डिस्क्रीट है तो आप किसका यूज़ करना प्रेफर करोगे, इंक्लूसिव सीरीज का। बट अगर वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वो डेसिमल में भी आ सकता है, तो आप किसका यूज़ करोगे, हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज का। मैंने आपको समझा भी था कि अगर किसी बच्चे के लेट से 10.5 मार्क्स आए हैं, और अगर मैं ये वाला डेटा बना रहा हूँ, तो मैंने पूछा कि भाई 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, क्या ये बच्चा हाथ खड़ा करेगा, नहीं। फिर मैंने पूछा कि 11 से लेकर 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, क्या ये बच्चा हाथ खड़ा करेगा, नहीं। यानी इस टाइप का डेटा जो डेसिमल्स में होता है, और जो पहला क्लास इंटरवल होता है, इसकी बड़े वाले नंबर और दूसरे क्लास इंटरवल के छोटे वाले नंबर के बीच में अगर वो नंबर आ जाता है, तो कभी भी वो इस टेबल का पार्ट ही नहीं बन पाता। और इसकी वजह से हमें इस टाइप के डेटा के लिए, जो कि डेसिमल में आ सकता है, कभी भी इंक्लूसिव सीरीज यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप के डेटा के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 10.5 अगर किसी बच्चे के नंबर आए तो वो अपना हाथ यहाँ पे खड़ा कर सकता है। अगर इस टाइप का डेटा है तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपना हाथ खड़ा ना कर पाए, हर एक बच्चे को हाथ खड़ा करने का मौका मिलेगा। बट इस केस में बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हाथ खड़ा करने का मौका ही ना मिले, और वो बच्चे कौन से होंगे, जिनके 10 और 11 के बीच में नंबर आए होंगे, जिनके 21 और 20 के बीच में नंबर आए होंगे, जिनके 31 और 30 के बीच में नंबर आए होंगे, वो बच्चे अपने हाथ ही नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस डेटा है, इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, जो डेसिमल में आ सकता है, कॉन्टिन्यूस डेटा, कॉन्टिन्यूस वेरिएट, बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएट। तो इस टाइप के डेटा के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं कम से कम आपको 5 या 6 बार बता चुका हूँ, अब तक आपको पता चल जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है और कुछ भी नहीं लिखा गया। विड्थ और साइज और लेंथ ऑफ अ क्लास इंटरवल, ठीक है ना। विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ अ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ अ क्लास इंटरवल, ये सब एक ही बात होती है। और ये होता क्या है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। क्या होता है ये, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो मुझे बताइए इस क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है, 10, इसकी विड्थ क्या है, 10, इसकी विड्थ क्या है, 10। कैसे निकाला, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, ठीक है ना। मुझे बताइए इसकी विड्थ क्या है। तुम लोग कैसे पास हो गए भाई, कितनी बार बताई चीज़ में मैंने, इसकी भी 10 है। फॉर्मूला क्या है, UCB माइनस LCB। मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये तो क्लास लिमिट है,
तो आप UCL माइनस LCL तो नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला ही नहीं होता वो। तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको उसकी क्लास विड्थ निकालनी है तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद इसकी विड्थ निकलेगी। और जब आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे, मुझे एक बात बताइए कैसे करोगे? 11 माइनस 10/2 0.5 आ जाएगा। अब ये 0.5 आपको जितने भी LCL हैं इसमें माइनस करना है, जितने भी UCL है इसमें ऐड करना है। तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा 0.5 और 10 प्लस 0.5 हो जाएगा 10.5। फिर 11 माइनस 0.5 हो जाएगा 10.5 और 20 प्लस 0.5 हो जाएगा 20.5। इसी तरीके से 21 माइनस 0.5 हो जाएगा 20.5 और 30 प्लस 0.5 हो जाएगा 30.5। अब ये क्या एक्सक्लूसिव सीरीज बन चुकी है? आंसर इज यस। कैसे पता चला? क्योंकि ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला? UCB माइनस LCB। तो ये कितना हो गया? 10.5 माइनस 0.5 यानी कि 10। याद आ गया? ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला होता है इसका क्लास इंटरवल का। अगला मेथड टू डिटरमाइन क्लास विड्थ। अब ये चीज़ जो है इसको हम छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, बट हाँ ये मैंने क्लास में आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कराया हुआ है। तो आप अपने नोट्स खोलना, उसमें वो एग्जाम्पल देख लेना, आपको समझ आएगा क्या था। ठीक है ना? ये बेसिकली बात ये की जाती है कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है ना, क्लास में बहुत सारे 100 नंबर का 50 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है ना, कुछ बच्चों के 5 नंबर आए, कुछ के 10 आए, कुछ के 7 आए, कुछ के 8 है, कुछ के 15 है, कुछ के 14, 30, 34, 40, 49, 34, 37, 25, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा जो है, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करना है इनटू कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स बनाऊँ, ये मैं 5-5 के गैप के बनाऊँ, 10-10 के गैप पे बनाऊँ, ठीक है ना, या फिर 8-8 के गैप पे बनाऊँ, 7-7 के गैप पे बनाऊँ, कितने गैप पे बनाऊँ? तो इसको हम बोलते हैं मेथड टू डिटरमाइन क्लास विड्थ, यानी कि क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसका भी डिटर्मिनेशन का एक मेथड होता है। यानी कि अपनी मर्जी से ले लो, जैसे 50 नंबर का है, कम क्लास इंटरवल बनेंगे, 10-10 का गैप बना लो, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग को सही लगता है करना, इसलिए हम कर देते हैं, बट इसका एक्चुअल में एक साइंटिफिक मेथड होता है और वो मेथड ये होता है, ठीक है ना। अब ये मेथड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं वैसे, ठीक है ना, बट अगर आपको फिर भी करने का मन है तो आप एग्जाम्पल देख लेना। हमारी रेगुलर क्लासेस में समझाया भी था और एग्जाम्पल भी करवाया था इसका मैंने एक, और ये एग्जाम्पल CA इंस्टीट्यूट की ICAI वाली बुक में भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखेगा इसका, ना पास्ट ईयर में कभी क्वेश्चन दिखेगा, ना स्कैनर्स में कोई क्वेश्चन दिखेगा, ना ही किसी बुक में कोई क्वेश्चन दिखेगा। एग्जाम्पल ज़रूर है CA इंस्टीट्यूट की बुक में, बट जब MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में, वहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर आता है मिड पॉइंट या क्लास मार्क। देखो मिड पॉइंट तो सबको याद रहता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मिड पॉइंट को क्लास मार्क बोलते हैं, ये पता होना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर पूछ देता है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल लेट से 50 to 70 है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्लास मार्क मतलब है क्या। तो क्लास मार्क और मिड पॉइंट एक ही बात होती है, और आपको पता है वो कैसे निकालना है। कैसे निकालते हैं? UCL प्लस LCL अपॉन 2, यानी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, UCB प्लस LCB अपॉन 2। पता नहीं दोनों से अलग अलग आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा? सेम आएगा, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है ना। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पर देख लो। मुझे बताइए मिड वैल्यू क्या होगी 1 to 10 की? ये जो क्लास इंटरवल है 1 to 10, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 5.5। कैसे निकाला? LCL प्लस UCL अपॉन 2, यानी 1 प्लस 10 अपॉन 2, यानी 11 अपॉन 2, यानी कि 5.5। और इसी को मैंने कन्वर्ट किया था एक्सक्लूसिव फॉर्म में। यहाँ पर मुझे बताइए इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या होगी? 5.5, ठीक है ना। 0.5 प्लस 10.5 अपॉन 2, यानी 11 अपॉन 2, यानी कि 5.5। यानी कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है तो आप चाहे लिमिट्स का यूज़ करो चाहे बाउंड्रीज़ का यूज़ करो, आंसर सेम ही आता है। बट अगर आपको क्लास विड्थ निकालनी है तो आप हमेशा बाउंड्री का ही यूज़ करोगे, क्लास लिमिट का यूज़ कभी नहीं कर सकते। अगर हम क्लास लिमिट का यूज़ कर लिया आप लोगों ने तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, जो कि आपने अभी बताया था कि सर 10-1 यहाँ पे 9 होगा, जबकि इसकी विड्थ 10 ही है। और उसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो
1 to 10 के अंदर क्या 1 इंक्लूडेड है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या 10 इंक्लूडेड है? हाँ 10 भी इंक्लूडेड है कि नहीं? 1 to 10 में 10 इंक्लूडेड है क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है। तो कितने नंबर हो गए ये? 10। अब मुझे एक बात बताइए, 0 to 10 के अंदर क्या 0 इंक्लूडेड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या 10 इंक्लूडेड है? नहीं, इसमें भी 10 नंबर इंक्लूडेड है, तो इसकी विड्थ भी 10 हो गई। आ रहे आप लोगों को बात समझ? इसलिए दोनों की विड्थ सेम है, 0 to 10 की भी सेम है और 1 to 10 की भी सेम है। चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कितने टाइप की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आता है हमारा वो पार्ट जो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 9 and 10। क्या है ये? इंपॉर्टेंट, और इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता, इसका सुपर डुपर इजी होता है, ठीक है ना, सुपर से भी ऊपर इजी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द करस्पॉन्डिंग लेंथ। सुनो भाई, आपके पास क्लास इंटरवल है और आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल है लेट्स से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। चलो 40 to 50 भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूँ 15, 25, 30, 20 एंड 10। अब अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 30 to 40 क्लास इंटरवल, क्या पूछा है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 30 to 40 क्लास इंटरवल फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है आप लोगों को? कैसा क्वेश्चन होगा? अब आपको करना क्या है? क्या है इसका फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 अपॉन क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितनी है? 10, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2। सुपर डुपर इजी, मुश्किल है क्या इसमें? कुछ नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी समझ आ गया कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब अगर 0 to 10 वाले क्लास इंटरवल की आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है तो क्या होगी? 15/10। इसकी क्या होगी? 25/10। इसकी क्या होगी? 30/10। इसकी क्या होगी? 20/10। और इसकी क्या होगी? 10/10। क्योंकि क्लास विड्थ तो हर एक केस में 10 ही है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी से इसकी क्लास विड्थ को डिवाइड करना है। तो 15/10, 25/10, 30/10, आपका आंसर आता चला जाएगा। सुपर डुपर इजी, ठीक है ना, मैंने बोला था बहुत इजी होता है। अब अगला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, RF। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है, याद रखना इस चीज़ को। मैंने वैसे आपको पढ़ाया है, किस चैप्टर में पढ़ाया जल्दी बताओ? प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट वाला पोर्शन, क्या था उसका नाम? स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद आ गया? उसके अंदर हमने समझा था कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द सेम थिंग। यकीन नहीं होता तो खुद ही बताओगे आप लोग। क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं जल्दी बताओ? 100 बच्चे। 40 + 30, 70 + 30, 100। अब मैं अगर बोलता हूँ कि मैं इन 100 बच्चे लेट से मेरे सामने बैठे हैं और उनके 0 से 10 के बीच में जो बच्चों के नंबर है वो 15 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 25 बच्चों के नंबर है एंड सो ऑन। मैंने इन 100 बच्चों में से एक बच्चा रैंडमली पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 10 से लेकर के 20 के बीच में नंबर आए होंगे? वेरी गुड, 25/100 यानी कि 1/4 यानी कि 25%। बात समझ आए आपको ये वाली? इजी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक बच्चा उठा रहा हूँ, उसके नंबर 10 से लेकर के 20 के बीच में आए होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 25, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 25/100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी सेम फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन
टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जिस भी क्लास इंटरवल की आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करोगे, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालना है या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। यानी कि देखो वैसे आंसर कितना आएगा, 25/100 कितना होता है 0.25, कितना होता है 0.25, बट अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करोगे, इंटू 100 कर देना, तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में किसका फर्क है, मल्टीप्लाई बाय 100 का। अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF पूछा जाता है तो इसका आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, याद रखना। लॉजिक है, कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं। 0 से कम हो सकती है क्या, नहीं। यानी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में सारे नंबर पॉइंट में ही तो होते कि नहीं होते, होते हैं। यानी आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, और हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। आगे ये बात समझ, ठीक है ना। चलिए जी, और अगर उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मेरा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। इजी है, सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 40 क्लास इंटरवल फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.2, 20/100, 0.2। और अगर ऑप्शन में 0.2 लिखा है तो ठीक है, अगर 20% लिखा है तो वो भी ठीक ही है, ठीक है। मत सोचना 0.2 तो लिखा ही नहीं है, 20% लिखा है तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 20% भी ठीक ही है, ठीक है ना। वो परसेंटेज में लिखोगे तो 20% ही निकल करके आएगा यहाँ। चलिए, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है हम लोग को पता है, ठीक है ना, इजी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या फ़र्क था, हम फ्री हैंड से अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कर्व का टोटल एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिटी, ठीक है ना, 1 यूनिटी। फिर ये मैंने आपको वहीं पर पढ़वा दिया था और आपको बोल देता रट लेना उस चीज़ को कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर वहाँ पर भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, लर्न कर लेना उस चीज़ को। Frequency curve for a distribution can be obtained by drawing a smooth and free hand curve through the mid points of the upper sides of a rectangle forming part of histogram। वही सेम चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया था। आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर की फ्रीक्वेंसी कर्व कितने टाइप के हो सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी कर्व हैं वो बेल शेप हो सकता है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, मोर देन एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसको लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए और लेस देन हो जाए, सॉरी लेस देन हो जाए एंड मोर देन हो जाए। लेस देन ऊपर की तरफ जाता है और मोर देन नीचे की तरफ आता है। बट यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे अगेंस्ट देयर वैल्यूज तो आपके पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। भाई फ्रीक्वेंसी कर्व कितने तरीके के हो सकते हैं, तो ये है इसका आंसर है। एक बेल शेप कर्व हो सकता है, एक यू शेप कर्व हो सकता है, एक जे शेप कर्व हो सकता है और एक मिक्स्ड कर्व हो सकता है। बेल शेप कर्व बताओ कैसा दिखेगा, बेल जैसा दिखेगा, ठीक है ना, बेल जैसा, यानी कि वो ऐसा सा दिखेगा आपको। ये बेल शेप कर्व है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पर आपकी वेरिएबल होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा डेटा का जो कर्व है वो कैसा बनता है, बेल शेप ही बनता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक्स एक्सिस पर आप बच्चों का वेट प्लॉट करूं, वेट, और यहाँ पर मैं कितने बच्चों का ये वेट है यानी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी का ये प्लॉट करूं, तो यहाँ पर कौन सा वेट आएगा, लेट से 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड 70, ठीक है ना। अभी वैसे तो ये ठीक नहीं किया मैंने प्लॉट, सही बताऊँ तो मुझे इसको और ठीक से करना चाहिए था। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब ठीक है, अब खुद सोचने की कोशिश करो। अगर मैं इस क्लास में बच्चों से पूछूं कि कितने बच्चों का वेट 20 के आसपास है तो शायद ही कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बहुत कम। अगर पूछो भाई 30 के आसपास कितने बच्चों का वेट है तो हो सकता है कि कोई एक बच्चा हाथ खड़ा कर दे, वैसे इसकी भी चांसेस नहीं है क्योंकि 30 भी बहुत कम वेट होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो उसकी हाइट बहुत ही कम है, पतला दुबला है, तो उसका वेट हो सकता है 30 हो जाए। अगर मैं पूछूं भाई 40 कितने बच्चों का वेट है तो हो सकता है 4-5 बच्चे निकल करके आ जाए। मैं पूछूं भाई 50 के आसपास कितने बच्चों का वेट है तो हो सकता है और 10-15 बच्चे निकल करके आ जाए। 60 के आसपास कितना बच्चा, और ज़्यादा बच्चे निकल करके आएंगे क्योंकि ऐसा वेट है जो ज़्यादातर बच्चों का होता है। अगर मैं आप लोगों से भी आपका वेट पूछूं तो 50-60 के आसपास ही होगा, 60-70 के आसपास ही होगा,
ठीक है ना। तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे वेट और बढ़ता चला जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। अगर मैं ये समझो ये आपका वेट नहीं है, ये आपके 12th के परसेंटेज है या मार्क्स है, उसका भी कर्व ऐसे ही बनता। अगर पूछा था कि भाई इंडिया में कितने बच्चों के 20 के आसपास नंबर है, तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। कितने के 100 के आसपास बच्चा है, इसके भी कम ही होते हैं। बट पूछा था कि 60-70 के आसपास कितने बच्चों के नंबर है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है ना। मार्क्स का भी, हाइट का अगर होता हाइट का भी सेम बनता। अगर मैं हाइट लिख देता कम से लेकर के ज़्यादा हाइट, तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट कौन सी होती है, बीच की। ठीक है ना, 5'5", 5'6", 5'4", 5'8", ये सब। मेरी भी 5'6" है हाइट जैसे। ठीक है ना। चलिए बात समझ आ गई आप लोगों को। तो जब भी आप किसी डेटा को प्लॉट करते हो तो जनरली वो डेटा आपको बेल शेप कर्व दे करके जाता है जनरली, बट ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा बेल शेप कर्व ही देखे जाए। हो सकता है कि आप जब डेटा को प्लॉट करो तो आपका यू शेप कर्व बन जाए। यू शेप कर्व कैसा बनेगा, ऐसा सा बनेगा। यानी बहुत कम मार्क्स या बहुत ज़्यादा मार्क्स अगर सबसे ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं और मिडल मार्क्स बहुत ही कम बच्चों के आ रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मार्क्स के लिए तो कभी भी ऐसा कर्व नहीं बन सकता, वेट के लिए कभी भी ऐसा कर्व नहीं बन सकता, हाइट के लिए कभी भी ऐसा कर्व नहीं बन सकता। बात समझ आइए आप लोगों के लिए। तो बहुत ही कुछ लिमिटेड कोई डेटा होता होगा जिसके लिए ऐसा कर्व बन पाता होगा। ठीक है ना, जिसमें डेटा की कुछ कम वैल्यूज़ और कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ बहुत लोगों की आ रही हैं और मिडल वैल्यूज़ बहुत ही कम लोगों की आ रही हैं। फिर होता है जे शेप कर्व। जे शेप कर्व क्या होता है? जे शेप कर्व में कम वैल्यूज़ कम लोगों की होती हैं और जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। बात समझ आए आपको? कम मार्क्स कम लोगों के हैं, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते चले गए फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली गई। ये होता है जे शेप कर्व। ठीक है ना। चलिए, और एक मिक्स्ड कर्व होता है जिसमें इनमें से कोई भी शेप ना बन रहा हो। ठीक है ना, उसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड कर्व। खत्म। ठीक है जी। अब ये एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बच्चों की, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एज ए एग्जाम्पल दिखा रखा है। और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? क्लासेस हैं। क्या है? सारी क्लासेस। अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। कॉन्टिन्यूस में इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ये वाला नंबर सेम नहीं है, ये वाला नंबर सेम नहीं है, ये वाला नंबर सेम नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी क्लास लिमिट्स क्या होंगी, तो लोअर क्लास लिमिट पहले वाले की क्या होगी 120 और अपर क्लास लिमिट क्या होगी 129। तो ये क्लास लिमिट्स लिख दी, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। फिर दूसरे वाले की लोअर क्लास लिमिट 130 और अपर क्लास लिमिट 139। तो सारी क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं क्लास बाउंड्री पूछूं तो इनकी क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी? पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 130 - 129/2 में बेसिकली क्या करना है, दूसरे वाले क्लास इंटरवल की छोटा नंबर और पहले वाले क्लास इंटरवल का बड़ा नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। फिर ये 0.5 सभी के सभी लोअर क्लास लिमिट्स में माइनस करना है और सभी के सभी अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करना है। तो 120 - 0.5 हो जाएगा 119.5 और 129.5 हो जाएगा 129.5 और इसी तरीके से हर एक में कर दिया गया है। तो आ गई आपकी क्या, क्लास बाउंड्रीज। क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे आएगी 129 + 120/2। क्या आंसर आ जाएगा? मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो मिड पॉइंट होता है वो आप बाउंड्री से भी निकाल सकते हो, लिमिट से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आता है। विड्थ जो होती है वो डिफरेंट होती है, विड्थ जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो ये क्लास साइज यहाँ पर पूछा गया है। तो 129 + 120/2 कितना होगा 124.5। 130 + 139/2 क्या होगा 134.5। तो ये देखो ये सारी क्लास मार्क आ गए। अब क्लास साइज यानी कि विड्थ ऑफ अ क्लास वो कैसे निकालते हैं? अब इसके लिए मुझे इन क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर क्लास बाउंड्रीज आएंगी ये अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, आपकी क्लास साइज आ जाएगा। कितना आ गया, एक 129.5 - 19.5 यानी कि 10। आगे बात समझ आप लोगों को क्लियर? अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्लास बाउंड्री वर्ड ही यूज़ किया जाए। बेसिकली होता क्या है, जो क्लास लिमिट वर्ड है ना, लिमिट्स, जो लिमिट्स वर्ड है ये बना तो वैसे इंक्लूसिव सीरीज़ के लिए है, बट काफ़ी बार इस वर्ड को यूज़ कर लिया जाता है फॉर क्लास बाउंड्रीज एज वेल।
यानी जो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है ना, जैसे कि ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं, आपकी क्लास इंटरवल क्या होता है, ये 119.5 से लेकर के 129.5। दूसरा क्लास इंटरवल क्या होता है, 129.5 से लेकर के 139.5। तीसरा क्लास इंटरवल क्या होता है, 139.5 से लेकर के 149.5 एंड सो ऑन। अब हमें क्या पता है कि ये क्या है, क्लास बाउंड्रीज है, बट बहुत जगह बहुत सारे ऑथर्स इनको क्लास लिमिट से भी पुकारते हैं। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके दो नाम होते हैं, जैसे अखिल का यहाँ पे नाम अखिल हो सकता है, घर पे कुछ और बोलते हो। काजल का नाम काजल फॉर्मल नेम है, हो सकता है घर पे कुछ और बोलते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं इनके लिए लिमिट और बाउंड्री दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। यानी कि 119.5 लोअर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हो और लोअर क्लास लिमिट भी बोल सकते हो। बात समझ आ गई आप लोगों को ये। बट जो बाउंड्री वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव के लिए ही यूज़ होता है। यानी कि आप ये कभी नहीं बोल सकते कि 120 लोअर क्लास बाउंड्री है और 129 अपर क्लास बाउंड्री है, क्योंकि ये क्या है, ये इंक्लूसिव सीरीज है। यानी इंक्लूसिव सीरीज में बाउंड्री वर्ड कभी यूज नहीं होता, ठीक है ना। बट इंक्लूसिव सीरीज में लिमिट और बाउंड्री दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं। आ गई बात समझ आपको ये वाली, ठीक है जी। यानी अगर दोबारा बता देता हूं, अगर ये आपकी सीरीज दिख रही है आपको, ये है इंक्लूसिव सीरीज। आप 120 को लोअर क्लास लिमिट बोलते हो, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा सही है। बट आप 120 को लोअर क्लास लिमिट, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं बताना, दोबारा बोल देता हूँ। 120 टू 129 जो है ये इंक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पर आप 120 को सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लास लिमिट बोलोगे, लोअर क्लास बाउंड्री नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और 129 को सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास लिमिट बोलोगे, अपर क्लास बाउंड्री नहीं बोल सकते। बट ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पर आप 119.5 को लोअर क्लास लिमिट भी बोल सकते हो, लोअर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हो। ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए बाउंड्री वर्ड यूज़ किया जाता है। बट कुछ लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में लिमिट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, तो 119.5 को आप लोअर क्लास लिमिट भी बोल सकते हो। बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, जो येलो मार्क हो रखे हैं हमने पिछली क्लास में ही कर लिए थे। अब हम बाकी क्वेश्चंस भी करने लायक हो चुके हैं। बताइए जी, 44th, वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन। बताओ वर्टिकल बार डायग्राम कब बनाते हैं, याद आ रहा है? वर्टिकल बार डायग्राम कब बनाते हैं? क्या क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं? आंसर इज नो। क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन सा बनता है? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनता है। क्या क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं? आंसर इज यस। क्या डेटा वेरिंग ओवर टाइम यानी टाइम सीरीज डेटा के लिए बनाते हैं? आंसर इज यस। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब बनता है? दो केसेस में, जब डेटा क्वालिटेटिव हो या डेटा वेरिंग ओवर स्पेस यानी कि ज्योग्राफिकल डेटा हो, ठीक है ना। और वर्टिकल बार डायग्राम बाकी दो टाइप के डेटा के लिए बनता है। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, बोथ, नन। आंसर क्या होगा? बोथ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, इसका भी आपको आंसर पता है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव डेटा एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। अगला, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर। बताओ डिवाइडेड बार चार्ट कब बनाते हैं हम लोग? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, ए और बी, ए एंड बी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ऐसे मैंने फोकस भी किया था इस बात पर। सुनो, ये है आपका डिवाइडेड बार डायग्राम, आंसर इज यस और नो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका नाम भी लिखा, देखो हेरा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब इसके अंदर मैं दो चीज़ कंपेयर कर सकता हूँ। पहली कि भाई वीट का प्रोडक्शन 3 सालों में कितना कितना रहा है, कंपेयर किया जा सकता है। ये पहले साल 13 टन था, दूसरे साल 2 टन बढ़ गया, तीसरे साल 5 टन बढ़ गया। और यहाँ पे मैं ये भी कंपेयर कर सकता हूँ कि 2006 में वीट, कॉटन और राइस का कितना कितना प्रोडक्शन था।
दो चीज़ कंपेयर की जा सकती हैं, यही दो चीज़ों को ऑप्शन ए और बी में लिखा गया है। कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल एंड द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, ये जो दो चीज़ें हैं ये ए और बी ऑप्शन में लिखी गई हैं। अगली बात समझ आप लोगों को, तो हम ए एंड बी दोनों काम कर सकते हैं या ए और बी दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं? दोनों काम कर सकते हैं। और का मतलब क्या है कि या तो ए करो या बी करो, हम तो बोल रहे कि हम दोनों काम कर सकते हैं, तो ए एंड बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? पाई डायग्राम इज यूज्ड, तो पाई डायग्राम किसके लिए यूज करते हैं? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, अलग अलग कंपोनेंट को कंपेयर करना और देखना कि इनका टोटल से क्या रिलेशन है। बिल्कुल सही लिखा है भाई। फिर रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सर्कल, डी, बी और सी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है जी, बात समझ आ गई? हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कंपोनेंट को, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अलग अलग कंपोनेंट हो गए, इनको कंपेयर करते हैं किसको ज़्यादा वोट मिले, और दूसरा काम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका टोटल के हिसाब से कितना परसेंटेज पोर्शन है, तो सर्कल का जितना ज़्यादा एरिया वो ले रहा है उतना ही ज़्यादा उसको वोट्स मिले होंगे। देखो, यू कैन रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, जैसे कि जेंडर होता है लोगों का, जेंडर वो मेल फीमेल रेशियो वहाँ पर आप दिखा सकते हो एक सर्कल में कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। आप क्वांटिटेटिव डेटा भी सर्कल में दिखा सकते हो। तो बी और सी भी सही ऑप्शन है, बट ज़्यादा सही ढूंढना है आपको यहाँ पर। ज़्यादा सही कौन सा है? तो ज़्यादा सही है ए ऑप्शन। देखो, उस सर्कल के अंदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, दिखाया जा सकता है, ठीक है, बट सर्कल का काम क्या है वो ए ऑप्शन बता रहा है, ठीक है ना। काम क्या है वो सर्कल का काम क्या है, उस पाई डायग्राम का काम क्या है वो ए ऑप्शन बता रहा है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल ऑफ दीज, बताइए। ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो आपको हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? अरेंज डेटा इन ऑर्डर। आपको छोटे से बड़े फॉर्म में डेटा को लिखना होता है, ठीक है। डेटा को अरेंज ऑब्जर्वेशन इन नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। और रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही लिखा है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, एक क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन फॉलो कर रही है इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेट आर जनरली कॉल्ड, वेट को हम जनरली फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल केस बोलते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वाले को अगर हम करें तो अ गुड स्टैटिस्टिशियन पोजेसेस द फॉलोइंग, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दीज। क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड empty class. For determining the class frequencies, it is necessary that these classes are mutually exclusive, not mutually exclusive, independent, none. तो जब भी हम क्लास फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन करते हैं तो क्लासेस जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? ठीक है ना, समझ आ गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट, exclude the upper class limit but includes the lower class limit, includes the upper class limit but excludes the includes the upper class limit but excludes the upper class limit। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे लोअर होना चाहिए था। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट यहाँ पे दो बार अपर अपर लिख दिया ना, ये भी अपर आ गया, ये भी अपर आ गया, इसलिए मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला सही है, ठीक है जी। द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री आर सेम फॉर ओवरलैपिंग
क्लास इंटरवल, यानी अगर आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है तो उसमें क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री एक ही चीज़ हो जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। एक्सक्लूसिव सीरीज आर यूजुअली मेंट फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है ना। अगर आपका वेरिएबल इंटीजर फॉर्म एंड नॉन इंटीजर फॉर्म ले सकते हैं तो उसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं, और अगर ऐसा वेरिएबल है तो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल विच कैन बी रिटन इन डेसिमल आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वेरी गुड। द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, लोअर एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्री। देखो बाउंड्री लिमिट से छोटी होती है, क्या करो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। अगर 1 to 10 और 11 to 20 है तो जब उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 to 10.5 हो जाएगा। तो जब वो क्लास लिमिट्स थी तो 1 to 10 थी, जब क्लास बाउंड्री हो गई तो 0.5 to 10.5 हो गई। तो बताओ लोअर एक्सट्रीम एंड कौन सा है? क्लास बाउंड्री। आ गई ना बात समझ? द लोअर क्लास बाउंड्री इज द एन अपर लिमिट टू LCL, अ लोअर लिमिट टू LCL बी, ठीक है। देखो अपर तो होता ही नहीं है, लोअर क्लास बाउंड्री लिखा है तो लोअर ही होना चाहिए पहली बात तो, अपर तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अब ट्राई करने हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। इनको ट्राई करो और कर करके लाओ अच्छे से। ये देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। नहीं बताओ 81 का आंसर क्या होगा? बोथ। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड एज, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज रेशियो ऑफ, वेरी गुड। अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा गया है तो क्या होगा? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, यही होता है। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है तो क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए करा जाता है, अगर किसी चीज़ किसी भी आइटम की फ्रीक्वेंसी 4 है तो उसके टैली मार्क आप लोग ऐसे लगा देते हैं, 5 है तो कैसे लगा देते हैं? इस तरीके से। याद आ गया आप लोगों को? ये टैली मार्क्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, मुझे एक बात बताइए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 का क्या मतलब है? कि उसकी फ्रीक्वेंसी ही ना हो। ऐसा हो सकता है किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ना हो। दूसरी चीज़, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 का क्या मतलब है? सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एक ही क्लास में हो जाए। तो क्या वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी कोई? नहीं। अगर मैंने 50 नंबर का टेस्ट लिया बच्चों का और सभी बच्चों के 10 to 20 के बीच में नंबर है तो मैंने लिखा 10 to 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 100 बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी टेबल बोलोगे? ऐसे तो कोई टेबल ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए बोथ इंक्लूसिव हम नहीं बोलेंगे, 1 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली। अब आप बनाने को तो बना सकते हो, ऐसा डेटा बना दो, बट वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे बनाने में तो हम कुछ भी बना सकते हैं, हम तो आंखें बंद करके सूरज पे भी चल सकते हैं, ठीक है ना, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या लिखा है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वेरी गुड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बढ़िया तरीका ढूंढना है तो हिस्टोग्राम ही होता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज इन अ ग्राफ, ठीक है ना। हमने पढ़ा भी था जब हिस्टोग्राम शुरू कर रहे थे हम लोग, तभी पढ़ा था हम लोगों ने। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर शोइंग फ्रीक्वेंसी, कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ के लिए काम आता है। क्वार्टाइल्स बताओ किसके थ्रू निकाल सकते हैं इन सब में हम लोग? ओजाइव, ठीक है ना। अदर पार्टीशनल वैल्यूज एंड मीडियन ओजाइव के थ्रू निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम नहीं। मोड निकाल सकते हैं, हाँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से सच कुछ भी नहीं निकलता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप ये बोल सकते हो कि जितने भी आपने डॉट्स लगाए हैं तो जो बीच वाला डॉट है जो, या फिर जो सबसे ऊपर वाला डॉट है, जो डॉट सबसे ऊंचा होगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो मीडियन होगा, वो मोड होगा, सॉरी मीडियन। हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मीडियन कैसे निकालोगे? मुझे बताओ, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करने से क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। तो जो मिड पॉइंट्स रहे होंगे उसमें सबसे ऊंचा वाला मिड पॉइंट जो है, ठीक है ना, मीडियन नहीं निकलता, मोड दिखाता है वो। भूल गए इतनी जल्दी? ये देखो, याद आ गया? चलो
वैसे बोलना गलत है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम ही है, मोड हिस्टोग्राम से ही निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से निकल ही नहीं सकता। छोड़ दो इस चीज़ को, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था, ये देखो कहाँ गया भाई, कहीं तो बनाया था यार, ये हो गया, छोड़ो। आपको याद होगा कि उसके अंदर एग्जैक्टली बीच में वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड को, बीच के थोड़ा राइट हैंड साइड को इंटरसेक्ट कर रही थी। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है ना? तो ये बोलना कि भाई बीच वाले पॉइंट का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा मोड, वो गलत हो गई बात। तो हिस्टोग्राम का यूज़ करके ही मोड निकाला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज़ करके नहीं निकाला जा सकता। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम। वेरी गुड। ये खुद करना ना यार, मैं सारे करा दूंगा तो फ़ायदा क्या है। चलो चैप्टर फिनिश हो गया वाला, ठीक है ना। इस पेज के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ 110 का आंसर क्या होगा? हिस्टोग्राम का भी तो होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व आर बेल शेप कर्व, वेरी गुड, ठीक है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलोज, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या फॉलो करेगा? देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे समझो कि बहुत कम प्रॉफिट ज़्यादा लोगों को मिलता होगा, कम लोगों को मिलता होगा, कम, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम लोगों को मिलता होगा, ज़्यादा लोगों को मिलता होगा, कम, बीच का प्रॉफिट ज़्यादा लोगों को मिलता होगा। तो इसका भी कैसा कर्व बनेगा? बेल ही बनेगा। ये सारे जो क्वेश्चन है ना मेरी बुक में, 113 हो गया, 114 हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपका दिमाग कितना अच्छे तरीके से चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है उसके लिए है। यानी कि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 113, 114 हमारे सिलेबस के क्वेश्चन है नहीं, बट स्टिल मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको मस्ती के लिए इनको प्रैक्टिस करना हो, ये देखने के लिए आपका दिमाग कितना शार्प है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, वरना इनकी कोई यूज़ नहीं है, छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। ये बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, ट्राई ज़रूर करके देखना एक बार, आपका थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा इन क्वेश्चंस में। 115 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, मुझे बस 117 हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये और बता दो। मुझे एक बात बताइए, जो क्लास आपको दिख रही है इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव है। अब मुझे बताओ अगर 24 to 27 की बात की जाए तो उसमें जो वेरिएबल है वो 24 हो सकता है इस क्लास के अंदर आएगा, 27 आएगा, यानी आपको जो वेरिएबल x है वो 24 या उससे बड़ा होगा और 27 या उससे छोटा होगा, बिल्कुल सही लिखा है। बट अगर यहाँ पर ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव होते हैं, अज्यूम कर लो एक्सक्लूसिव हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता? कौन सा? बी, क्योंकि फिर 24 to 27 में 24 तो इंक्लूडेड होता है बट 27 इंक्लूडेड नहीं होता, 27 से छोटे नंबर इंक्लूडेड होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई x जो है वो 24 या 24 से बड़ा होगा बट 27 से छोटा होगा। आ गई बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। चलिए तो चैप्टर फिनिश हो गया हम लोगों का। टेस्ट पेपर डिस्कस कर लें, बट दिक्कत यह है कि टेस्ट पेपर की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है कि नहीं, हार्ड कॉपी है। अगली क्लास में ही करते हैं, बच्चे भी तब उम्मीद करूँगा ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, और सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर होगी तो आसानी होगी समझने में। अभी ऐसे मैं क्वेश्चन पेपर अगर हाथ में रख के आपको समझाऊंगा तो आपको भी दिक्कत होगी। अगली क्लास में करता हूँ उनको डिस्कस। चलो टेक केयर, बाय बाय।